गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने ऑनलाइन लेक्चर की थर्ड क्लास है। आपका जो कोर्स है GBB 221 प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इसमें आपके जो अपना एक चैप्टर चल रहा था जिसमें अपने सीड ड्राइंग, सीड प्रोसेसिंग और आज अपने नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे सीड टेस्टिंग फॉर क्वालिटी असेसमेंट। मतलब सीड की जो टेस्टिंग की जाती है उसके क्वालिटी पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में उसके डिफरेंट मेथड्स और कौन कौन से पैरामीटर पर सीड की टेस्टिंग की जाती है उन सब का ब्रीफली अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सीड टेस्टिंग होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या कैसे उसको आप डिफाइन कर सकते हो। बीज की गुणवत्ता के परीक्षण के प्रक्रम को ही बीज परीक्षण कहते हैं। यानी कि जो उसके सीड के पैरामीटर्स होते हैं या सीड स्टैंडर्ड्स होते हैं, सीड स्टैंडर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ सीड इज नाउन एज सीड टेस्टिंग। यानी कि सीड की जो क्वालिटी है उसको टेस्टिंग करना है, उसके सीड स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना ही उसकी सीड टेस्टिंग कहलाती है। जिसमें आपके प्योरिटी हो गया, जर्मिनेशन हो गया, आपके मॉइस्चर परसेंटेज हो गया या फिजिकल हो गया, प्योरिटी, सीड हेल्थ हो गई, विगर टेस्ट हो गया, वेएबिलिटी टेस्ट हो गया, डिफरेंट टेस्ट होते हैं और तब जाकर उसको एक क्वालिटी सीड माना जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग का क्या महत्व है और क्या उसका इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पहले देखते हैं। बीज स्वास्थ्य का मूल्यांकन है। आप सीड टेस्टिंग के बदौलत सीड जो बीज का स्वास्थ्य मतलब सीड की जो हेल्थ होती है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। उसमें मतलब डिजीज सीड है या नहीं है, इस हिसाब से आगे सीड के डिफाइन है। सीड जिसकी सीड रेट भी आप उसके हिसाब से डिफाइन होती है और सीड की जो क्वालिटी है उसकी स्टोरेज क्वालिटी है वो भी उस हिसाब से डिफाइन होती है। ताकि दूसरा इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांटिंग वैल्यू ऑफ सीड, प्लांटिंग वैल्यू ऑफ सीड जो बीज दर होती है पर हेक्टेयर या पर एकड़ आप जो भी रखते हैं तो उसका भी सीड टेस्टिंग का सीधा साधा संबंध है। क्योंकि जैसे भी आपको मालूम है इम्प्योर सीड होगा, एक प्योर सीड होता है उसकी सीड रेट आप रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा कम रखने की जरूरत आवश्यकता होती है। लेकिन इम्प्योर सीड है उसमें अगर कुछ आपका इनर्ट मैटर वगैरह मिला हो या डैमेज सीड हो या इनविएबल सीड हो तो उसकी आपको सीड रेट भी ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। थर्ड है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सीड। आपका टेस्टेड सीड है, आपके उसके क्वालिटी पैरामीटर डिफाइन है तो आपकी उसकी जो बाज़ार में विक्रय मूल्य होता है जिसमें सेलिंग प्राइस होता है वो भी उसका अच्छा खासा मिलता है, अन्यथा वो उसमें भी प्रॉब्लम्स या समस्या आती है। मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स, जो अपने मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए सीड लॉ के अकॉर्डिंग तो उसको भी मेंटेनेंस करना, उनको भी बनाए रखने के लिए सीड टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू डिटेक्ट द कॉजेज ऑफ सीड डिटीरियोरेशन, गुणवत्ता ह्रास के कारणों का पता लगाना। गुणवत्ता ह्रास का मतलब अभी अब अपने जैसे भी कोई सीड में उसकी क्वालिटी में कोई कमी आई है तो उसके अब सीड टेस्टिंग के बदौलत अपने उसमें पता लगा सकते हैं किस कारण से उसमें कमी आई है, चाहे वो जर्मिनेशन के कारण हो या मॉइस्चर के कारण उसकी क्वालिटी बिगड़ी हो तो अगर नेक्स्ट सीजन में अपने उसको इम्प्रूव कर सकते हैं आसानी से। प्रेडिक्टिंग स्टोरेबिलिटी ऑफ सीड, बीज भंडारण क्षमता का पूर्वानुमान। यानी कि बीज भंडारण भी उस सीड टेस्टिंग पर डिपेंड है, उसकी मॉइस्चर कंडीशन, ये जो मॉइस्चर परसेंटेज जितना होगा 1% मॉइस्चर रिड्यूस करने पर आपका डबल स्टोरेज लाइफ हो जाती है सीड की। तो इस हिसाब से आप स्टोरेबिलिटी ऑफ सीड्स को भी पूर्वानुमान अंदाज़ा लगा सकते हो सीड टेस्टिंग की बदौलत। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है, यह थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री है, उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो आपको मालूम है फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी जैसे नोबे को माना जाता है। इन्होंने 1869 में 1869 में जो फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है जो जर्मनी में स्थापित की थी। तो सबसे पहले अपने वर्ल्ड में सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी या सीड टेस्टिंग जो स्टेशन होता है वो एफ नोबे के द्वारा ही स्टैब्लिश किया था 1869 जर्मनी के अंदर में। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी सबसे पहले स्थापना देखते हैं 1924 में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है वो उसी के अकॉर्डेंस में कार्य करती है। जैसे अपने इंडिया में जो ये अपने नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इसकी जो अपने वाराणसी में स्थित है, ये नेशनल लेवल पर इसके जो भी स्टैंडर्ड डिफाइन किए उसको माना जाता है। तो इसकी जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो इसके द्वारा ऑथोराइज्ड है। तो इसकी अपने इंडिया में कुछ जैसे आप नेजू सीड आता है जो हाइब्रिड कॉटन का, उसकी भी जो सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो भी ISTA से ऑथोराइज्ड है। कहने का मतलब है भी जो अपने इंटरनेशनल लेवल पर अपने सीड को जो अपने बेचते हैं या उसको खरीदते हैं तो ISTA के रूल के अकॉर्डिंग ही उसमें मानक को डिसाइड किया जाता है। तो ये जो नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर है, वाराणसी में है। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी अपने इंडिया में सबसे पहले स्थापित IRA न्यू दिल्ली में की थी सबसे पहले। और इंडिया इसका कब सदस्य बना, इसका इंडिया 1961
इसके अंदर इंडिया ने इसका सदस्य बना था। सो इंपॉर्टेंस कंपोनेंट ऑफ सीड टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग के क्या क्या इसके होते हैं, अब घटक क्या क्या है। पहला सीड सैंपलिंग, सीड सैंपलिंग कहने का मतलब सबसे पहले अपने को एक सीड सैंपल लेना अनिवार्य होता है सीड लोट से, क्योंकि बहुत बड़ा सीड लोट होता है, 20,000 kg के अप्रोक्सीमेटली उसकी होती है, कहीं 10,000 kg के करीब होती है, तो उसको पूरे को टेस्ट करना जरूरी नहीं होता। उसमें ऐसे अपने सैंपलिंग ली जाती है, प्राइमरी सैंपलिंग ली जाती है, फिर उसको कंपोजिट सैंपल या मिक्सड सैंपल तैयार किया जाता है, फिर उसको सबमिटेड किया जाता है, उसके बाद में वर्किंग सैंपल उसके तैयार किए जाते हैं। तो उसके बाद में फिजिकल प्योरिटी हो गई, जर्मिनेशन टेस्ट, सीड मॉइस्चर टेस्ट, वेबिलिटी टेस्ट, हेल्थ टेस्ट, विगर टेस्ट और कल्टीवर प्योरिटी टेस्ट या ग्रो आउट टेस्ट, ये अलग अलग इसके टेस्ट हैं। इनके द्वारा अपने इसके सीड स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सीड सैंपलिंग। सीड सैंपलिंग क्या है? बीज ढेर से बीज परीक्षण के लिए ऐसी अलग मात्रा लेना, यानी छोटी छोटी वो मात्रा जो पूरे उस सीड लोट को रिप्रेजेंट करता हो, यानी पूरे सीड लोट को डिफाइन करता हो, जिसमें सभी घटक या कंपोनेंट उसी अनुपात में उपस्थित हो जो पूरे सीड ढेर में हो, यानी कि आपका होमोजीनियस सैंपल होना चाहिए। कहने का मतलब अभी आपने जैसे ये कोई आपका सीड लोट है, जैसे आपका ये कोई सीड लोट है, तो आप उसके प्राइमरी सैंपल अलग अलग जगह से आप लेगो, जैसे अलग अलग इसकी भी संख्या डिसाइड की हुई है, जैसे 5 सैंपल लेने हो, 10 सैंपल लेने हो, तो प्राइमरी सैंपल आप अलग अलग जगह से लेंगे, तो वो सैंपल देखने में होमोजीनियस होने चाहिए, उसमें हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, मतलब देखने में अलग नहीं होने चाहिए, सभी सैंपल है समान रूप से होने। उसके बाद में आपने बोर्नर शीट डिवाइडर हो गया, मैकेनिकल डिवाइडिंग के थ्रू से अपने उसको शीट को मिक्स करके उसका छोटा रूप या डिवाइडर करके उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए सीड सैंपल ऑफ ए साइज सुटेबल फॉर टेस्ट इन विच द सेम कंस्टिट्यूट आर प्रेजेंट एज इन द सीड लोट। जो सीड लोट का जो कंस्टिट्यूट होता है वो उस सैंपल में होना चाहिए, मतलब उसका छोटा रूप होता है सीड लोट का, एक तरह का उसका छोटा रूप। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, प्राइमरी सैंपल, कंपोजिट सैंपल, सबमिटेड सैंपल, वर्किंग सैंपल, ये आपको ऑफलाइन क्लासों में भी क्लास में बताया गया था। प्राइमरी सैंपल जो इनिशियल सैंपल लिए जाते हैं, जो बोरों से हो या अपने सीड जो सीड स्टोरेज बोरे होते हैं उनसे भी लेते हैं, डायरेक्ट सीड लोड से लेते हैं, अलग अलग जगहों से ये सैंपल लिए जाते हैं, तो वो प्राइमरी सैंपल होते हैं। इन सबको मिलाकर ये कंपोजिट सैंपल तैयार किया जाता है। अब उसकी अगर संख्या अधिक हो जाए तो अपने जैसे बोर्न सीड डिवाइडर होता है, ऐसा कुछ आकृति वाला आपने अपनी लैब में देखा होगा, उसके द्वारा अपने सीड को दो अलग अलग भागों में या सेम, कहने का मतलब ये दोनों सेम डिवाइड कर देता है, तो उसको छोटा रूप है ये अपने को प्राप्त हो जाता है। फिर इसको अपने रिजेक्ट कर लेंगे, इसको भी अगर दोबारा करेंगे तो इसको भी ये छोटे रूप में डिवाइड कर देगा। फिर अगला सबमिटेड सैंपल, जो अपने लेबोरेटरी होती है, सेंटर सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी या सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, उनमें जो सैंपल अपने सबमिट किया जाता है उसको सबमिटेड सैंपल कहते हैं। वर्किंग सैंपल वो होता है जो अपने डिफरेंट टेस्ट लेने के लिए उसमें से सबमिटेड सैंपल से छोटे उसके पार्ट प्राप्त किए जाते हैं। सबमिटेड सैंपल हो गया, जैसे ये सबमिटेड सैंपल, इसके तो अलग अलग वर्किंग सैंपल बनाए, जैसे 5 ग्राम का ये सैंपल हो गया, जैसे मॉइस्चर के लिए हो गया, प्योरिटी के लिए हो गया, इस प्रकार उसका वर्किंग सैंपल। एक होता है सर्टिफिकेशन या सैंपल, जो अपने सी सर्टिफिकेशन ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा सबमिट किया जाता है, जो अपने आप होता है सीड इंस्पेक्टर है, कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है, तो प्रोसेसिंग के समय भी वो इंस्पेक्शन करता है, तो वहाँ से सैंपल प्राप्त करके सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजते, तो सर्टिफिकेशन सैंपल कहलाता है। तो साइज ऑफ सीड सैंपल, ये अलग अलग इसकी मात्रा डिसाइड की गई है अभी सीड सैंपल लेने की। जैसे बीज ढेर की मात्रा के अनुसार में अगर 50 kg तक अपना सीड लोट है तो उसमें कम से कम 3 नमूने प्राइमरी से, ये सब प्राइमरी सैंपलिंग है। प्राइमरी सैंपलिंग के लिए तो उसमें कम से कम अपने को 3 नमूने प्राइमरी नमूने या प्राइमरी सैंपलिंग करनी होगी। 51 kg से लेकर 500 kg तक है तो कम से कम 5 नमूने अपने को उसमें से लेने होंगे। 501 से लेकर 3000 kg तक है तो प्रत्येक 300 kg पर अपने को एक नमूना रखना है और कम से कम उसमें से 8 नमूने अपने को लेने होते हैं। और 3001 से लेकर अपने 20,000 यानी कि 20,000 तक अगर है तो अपने को प्रत्येक 500 kg पर एक और कम से कम 10 नमूने आवश्यक होते हैं लेने। और ये 20,000 यानी 20,000 से अधिक है तो प्रत्येक 700 kg यानी 700 पर एक और कम मिनिमम है अपने को 40 सैंपल लेने जरूरी होते हैं। इसी प्रकार ये समान आकार के बीज जो बैग्स में अपने स्टोर करते हैं, जो कंटेनर सीड कंटेनर्स होते हैं, उनसे अगर सैंपलिंग लेना हो तो 5 बैग्स ले लो या 5 कंटेनर पर अपने प्रत्येक पात्र से एक और कम से कम 5 नमूने इनिशियल यानी कि आवश्यक होते हैं।
6 से 30 अगर अपने पास पात्र है तो प्रत्येक 5 पात्रों में से एक और कम से कम 5 नमूने अपने को लेने आवश्यक होते हैं। और 30 पात्रों से अगर संख्या अधिक है तो प्रत्येक 5 पात्रों से एक और कम से कम 10 नमूने। यानी कि जैसे अभी 30 पात्र आपने सीड करें तो 5 जो कंटेनर आपने सेलेक्ट कर लिए उनमें से एक नमूना ले लिया, फिर 5 कंटेनर्स का जो बैच बनाकर आपने दूसरा नमूना ले लिया। इस प्रकार आपने कम से कम 10 सैम्पलिंग प्राइमरिंग करनी पड़ती है। तो ये सैम्पलिंग हो गया। सैम्पलिंग के लिए अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। एक हैंड सैम्पलिंग मेथड जिसमें आप बोल सकते हो हैंड सैम्पलिंग भी करते हैं। एक ट्रायर नाम का इक्विपमेंट आता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस प्रकार का ये एक होता है जिसमें यहाँ पर स्लीव्स बनी होती है, स्लीव ट्राई बोलते हैं जिसको। तो ये आग से नुकीला होता है। इसको अपने सीड जो बोरे वगैरह होते हैं उसमें डायरेक्ट ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर इंसर्ट करवा देते हैं सीड। जैसे ये सीड कोई बोरा है तो उसके ऐसे डायरेक्ट इंसर्ट करवाया जाता है, तो जो एकदम गहराई डीप लेवल तक है एंटर करने के बाद में ये सीड है, यहाँ से सीड है इसमें स्टोर हो जाता है और अपने बाहर उसका सैंपल प्राप्त हो जाता है। हैंड द्वारा सैंपल लेना जहाँ तक उचित होता है, हैंड से डायरेक्ट अपने सैंपलिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले आधे पात्र जो अपना आधा बोरा होता है उसको खाली करने की आवश्यकता होती है, फिर उसके अंदर से अपने सैंपल हाथ से प्राप्त करते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है जिससे ज़्यादा यही सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अपने स्टिक ट्रायर होती है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नोबे ट्रायर भी आती है एक, ये अलग अलग ट्रायर्स होती हैं। अगला है मॉइस्चर टेस्ट। मॉइस्चर टेस्ट आपको लैब के अंदर करवाया गया है, एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें आपको बताया यूनिवर्सल मॉइस्चर, अपने जो डिजिटल मॉइस्चर मीटर है लैब में, उसके द्वारा आपको मॉइस्चर कैसे ज्ञात करते हैं सीड सैंपल का, उसका बताया गया था। तो इसके लिए जनरली आपको बताया था ओवन मेथड होता है और ये दूसरा ये अपने इलेक्ट्रिकल मेथड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल मॉइस्चर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओवन मेथड में क्या होता है, ओवन मेथड में अपने जो होती है जिसको भट्टी क्या बोलते हैं, भट्टी विधि भी बोलते हैं। इसमें सीड सैंपल होता है अपने, उसका जो इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट पहले उसका ज्ञात कर लेते हैं एक सैंपल का। और दूसरे सैंपल को उस भट्टी में वैसे से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने मक्का जैसे बड़े सीडों के लिए 4 घंटे और जैसे अदर सीडों के लिए 2 घंटे तक है उसमें मतलब भट्टी के अंदर रखते हैं। तो उसमें से जो भी मॉइस्चर होता है वो उसका निकल जाता है। फिर उसके बाद में उसका वेट टू ज्ञात कर लेते हैं, वेट टू ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में उसका इंटू 100 के द्वारा अपने मॉइस्चर है उसका ज्ञात कर लेते हैं। ये ड्राई बेसिस और वेट बेसिस पर किया जाता है। ड्राई बेसिस पर किया जाता है तो W1 नीचे रखते हैं और वेट बेसिस पर W2 उसके नीचे मात्रा रखते हैं। तो ये इस ओवन मेथड है। ऐसे इसमें जैसे कांस्टेंट हाई टेम्परेचर वाला ओवन मेथड हो गया, कांस्टेंट लो टेम्परेचर वाला हो गया। लो टेम्परेचर वाला उसमें इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है कुछ सीडों में, जैसे प्याज वगैरह हो गया, बैंगन वगैरह हो गया, इन सीडों में वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। उसके लिए थोड़ा लो टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म किया जाता है, तो कि वोलेटाइल ऑयल भी उसमें से निकल जाते हैं कई बार। तो ये इसके अलग अलग मेथड होते हैं, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर और कांस्टेंट लो टेम्परेचर ओवन मेथड हो गया। दूसरा है विद्युत इलेक्ट्रिकल मेथड, इसमें अपने डिजिटल मॉइस्चर मीटर हो गया, यूनिवर्सल मॉइस्चर मीटर, स्टेनलाइट मॉइस्चर मीटर हो गया। ये 3 के डायरेक्ट इक्विपमेंट होते हैं जो इनका इस्तेमाल किया जाए। मॉइस्चर मीटर में क्या होता है, आप मतलब सैम्पलिंग कप बने होते हैं ABC डिफरेंट साइज़ के, अलग अलग क्रॉप के सैंपल के लिए अलग अलग कप का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर अलग अलग प्रेशर उस पर चार्ट में अंकित होता है। उस प्रकार से अपने सैंपल को सैम्पलिंग जो अपना बोर्ड नीचे कप लगा होता है उसके अंदर सैंपल को रख के और उसको कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद में जो अपने रीडिंग है नोट कर ली जाती है। अगला है प्योरिटी टेस्ट। प्योरिटी टेस्ट यानी शुद्धता, भौतिक शुद्धता परीक्षण उसका, फिजिकल प्योरिटी टेस्ट। तो फिजिकल प्योरिटी शुद्ध, इसको जैसे 4 भागों में शुद्ध बीज, अन्य फसलों के बीज, खरपतवार के बीज और इनर्ट मैटर, जिसमें से जैसे अपने ISTA जिसने इसके 4 भागों को माना है जनरली, हालांकि इसको 2 को हटाकर ISTA ने 1 कर दिया है, अदर क्रॉप सीड कर दिया है इसको, लेकिन अपने इंडिया में फिलहाल इसको अदर क्रॉप सीड, लेकिन इंडिया में इसको हालांकि अदर क्रॉप सीड और वीट सीड को अलग अलग ही 4 पैरामीटर को रखा जाता है। इसमें जैसे अपने आपको बताया, आप ये भी एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया गया है, जिसमें शुद्ध बीज प्योर सीड, अन्य फसलों के बीज यानी कि जो उस क्रॉप से रिलेटिव क्रॉप नहीं है, जैसे वीट में मस्टर्ड वगैरह होगी या अदर हो गए उसको अलग हो, खरपतवार के बीज हो गए, और अक्रिय पदार्थ में जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह गया, भूसा वगैरह हो गया, उसे छिलके वगैरह हो गए, तो वो उसके इनर्ट मैटर में आते हैं। इन सब का अपने वेट करके जो भी अपने शुद्ध, जैसे शुद्ध बीज बाहर बट्टे में जो प्रारंभिक अपने सैंपल लेते हैं उसका बीज बाहर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके अपने इसका प्योरिटी एनालिसिस करते हैं, प्योरिटी परसेंटेज निकालते हैं। इन सबको जैसे इम्प्योरिटीज़ वो क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज,
इसको डोकेज परसेंटेज भी इसमें निकाल सकते हैं आसानी से। उस पर डोकेज की मात्रा रखे और नीचे जो इनिशियल सैंपल होता है उसकी रख के मात्रा और 100 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। सीड वेबिलिटी टेस्ट, बीजों की जीवन क्षमता को सिद्ध कर ज्ञात करने जिसमें अपने एक है टेट्राजोलियम परीक्षण, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ये बहुत ज़्यादा इसमें विख्यात है क्योंकि इसमें 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड एक है केमिकल होता है, उसका इस्तेमाल है इसमें किया जाता है। जो इसमें क्या होता है, ये जो रेड कलर बनता है फॉर्मेजीन एक कोई बनता है, उसके कारण ये रेड कलर है ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, इसके साथ ये विक्रिया करके अपने सीड को, जो जीवित भाग होगा सीड का जिसमें आपके पोल्यूम्यूल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए, जो पार्ट्स होते हैं वो उसमें स्टैंडिंग यानी रंग ग्रहण करते हैं। तो इसमें इसके अलग में से 12 घंटे तक पहले सीड में भिगोया जाता है ताकि सभी एंजाइम वगैरह क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, सीड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में इसको टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्यूशन में 4 घंटे तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख देते हैं और उसके बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है। फॉर्माजेन बनने के कारण जो रेड कलर है अपने सीड ग्रहण करते हैं, वेबल सीड होते हैं वो रेड कलर ग्रहण करते हैं और जो नॉन वेबल सीड होते हैं वो वैसे ही बने रहते हैं। इस हिसाब से अपने इनकी सीड वेबिलिटी टेस्ट करते हैं। इसको अलग अलग रेप्लिकेट्स में 100 की 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है और उन हिसाब से उसकी सीड को काउंट कर लिया जाता है कौन कौन से सीड ने इसमें वेबल हैं, जिसका कलर ग्रहण किया है वो वेबल होंगे, जो कलर ग्रहण नहीं किया वो नॉन वेबल होंगे। अगला है जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट, ये भी आपको क्लास में ऑफलाइन में कराया गया है। कल्टीवर प्योरिटी एनालिसिस, जिसमें आपको ये सभी मेथड्स बताए गए थे। विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीड, हालांकि सीड का आप डायरेक्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन करके भी उसको आप जेनेटिक प्योरिटी, उसकी जेनेटिक प्योरिटी जेन्यूनेस ऑफ द वैरायटी का मतलब अभी उसमें कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती है जिसमें सेम वैरायटी या उससे रिलेटेड वैरायटी के कुछ मिले होते हैं बीच, तो उससे आप उसमें प्योरिटी में फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस में आप उसको अलग कर नहीं सकते आसानी से, इसलिए उनका जेनेटिक प्योरिटी एनालिसिस किया जाता है ताकि उसका जेनेटिक इंस्टीट्यूशन को वो सीड खराब ना करे। तो इसमें क्या विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ सीड करते हैं पहले। इसमें कई सीड होते हैं आसानी से, जैसे वीट की आपको पता है वैरायटी होती है जो राज 1482 वैरायटी, उसको थोड़ा रेड कलर की होती है, जो अदर वैरायटी जो वाइट कलर की होती है उसको आप थोड़ा सा आसानी से उसको पहचान सकते हैं, हालांकि वो बाकियों को पहचानना मुश्किल होता है। केमिकल एनालिसिस ऑफ सीड, इसमें आपको डिफरेंट केमिकल मेथड भी करवाए गए थे। वॉल्स का जो फिनोल टेस्ट है वीट के लिए, जिसमें आपको बताया था अभी 16 घंटे के लिए वीट को फिनोल में भिगोया जाता है, इसमें टायरोसिनेज एंजाइम से विक्रिया करके इसमें काला, गहरा भूरा और हल्का भूरा 4 प्रकार के कलर में ये अपने डिवाइड हो जाते हैं सीड लो, जो अपने सीड जो भी होते हैं सैंपल उसमें इस तरह से अपने इसका करते हैं। अन्योच टेस्ट हो गया, उसमें अपने लाल वैरायटी और जो रेड वैरायटियाँ होती है वीट की उसका इसमें 5% अन्योच सॉल्यूशन में सीड को भिगोया जाता है, जिसमें अपने क्या होते हैं इनिशियल में क्या होते हैं सभी सीड डार्क येलो कलर ग्रहण कर लेते हैं। जो अपने वाइट वैरायटियाँ होती है वो हल्की येलो हो जाती है, जो रेड वैरायटी होती है वो बाद में अपने नारंगी रंग की या 5 मिनट बाद में नारंगी रंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिनोल टेस्ट हो गया। ये पेरोक्सिडेज एंजाइम एक्टिविटी जो सोयाबीन में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग टेस्ट जो अपने इसमें सोरगम में किया जाता है। तो ये डिफरेंट टेस्ट आपको क्लास में भी करवाए गए हैं, ये इसमें केमिकल टेस्ट के अंदर आते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में भी आपको करवाए गए थे। भी इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स हो गया, आप अब जो पेज इसमें पॉलीक्रिलिन डाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, इसमें आप प्रोटीन एंड वो की गतियों बेंडिंग पैटर्न के अनुसार अपने उसकी वैरायटियों के जेन्यूनेस का पता लगाया जाता है। क्रोमेटोग्राफी मेथड हो गया। साइटोलॉजिकल टेस्ट में अपने क्रोमोसोम बिहेवियर के आधार पर उनको डिफर यानी अलग अलग किया जाता है, जिसमें उसमें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों का आकार वगैरह उस आधार पर भी अपने वैरायटियों की जेन्यूनेस का पता लगाते हैं। ग्रो आउट टेस्ट है। इस टेस्ट में अंदर क्या होता है, इसके अपने जो सीड होते हैं कम से कम मिनिमम 400 सीड है इसके लिए आवश्यक होते हैं। इसके 100 सीड की 4 एप्लीकेशन में अपने सीड को उगाते हैं। उनको अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है ताकि वो आसानी से अपने मार्फोलॉजिकल जो करेक्टर होते हैं या मार्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं वो शो कर सके। तो उस आधार पर भी आप जेन्यूनेस का पता लगा सकते हैं, वैरायटी कल्टीवर प्योरिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड थे जेनेटिक प्योरिटी एनालिसिस के। अगला जर्मिनेशन टेस्ट ये बहुत ज़्यादा सिंपल टेस्ट है, जिसमें सैंड मेथड और पेपर मेथड बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अपने लैब में के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर डायरेक्ट फील्ड में भी इसको कर सकते हैं। सैंड मेथड में क्या होता है, सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलग अलग 0.18 और 0.05 CU अलग अलग होती है। इससे जो बड़े आकार के होते हैं उनको पहले हटाया जाता है और इससे जो पासिंग हो जाते हैं उनको नहीं लिया जाता, मतलब बीच के इनके जो सैंड साइज होता है वो उसमें ली जाती है।
तो सेंड को क्या किया जाता है इसमें, जनरल पेटी डिश के अंदर भी सेंड ट्रे आती है, उसके सेंड ट्रे के अंदर अपने सेंड की लेयर बिछाकर उसके अंदर शीट को डाल के फिर उसको अपने उसमें पानी डालते हैं। इसके मतलब सेंड की जो होती है फील्ड कैपेसिटी, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसके 50% तक रखते हैं। उसमें मॉइस्चर कंटेंट इतना रखा जाता है, इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसको 50% तक, और उसको 5-7 दिन तक वेट किया जाता है कितने सीड जर्मिनेट होते हैं, उस आधार पर जिसकी जर्मिनेशन अपने ज्ञात कर सकते हैं परसेंटेज। पेपर मेथड के अंदर अब जर्मिनेशन पेपर का इस्तेमाल किया जाता है या फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेपर्स को पेट्री डिश के अंदर बिछा करके उसके अंदर सीड रख के सीड पर पेपर को वेट किया जाता है, उसके बाद में उस पर सीड डाल दिए जाते हैं, उसके बाद में उसको ढक दिया जाता है। होल वाले कोई भी ढक होता है जिसमें ऊपर होल बने होता है कि मॉइस्चर कुछ हद तक मॉइस्चर बाहर निकलता रहे और वायु वगैरह प्रवेश उसमें करते रहे। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टॉप ऑफ, इसमें भी जैसे टॉप ऑफ सेंड है, बॉटम सेंड, इसमें अलग अलग ये मेथड होते हैं। टॉप सेंड में ऊपर भी सेंड, बॉटम सेंड में सेंड के बीच में सीड को बोया जाता है। पेपर मेथड में भी आपको अलग अलग होते हैं। डबल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर सीड को डाल दिया जाता है, या रोल टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर वेट टॉवल के अंदर सीड को अपने लगा के उसको रोल करके और इंक्यूबेशन में या BOD चैम्बर में उसको रख दिया जाता है। फिर उसमें इवैल्यूएशन ऑफ सीडलिंग, इसमें सीडलिंग का भी इवैल्यूएशन किया जाता है। नॉर्मल सीडलिंग, अब नॉर्मल सीडलिंग वो होती है जिसमें सभी स्ट्रक्चर सही पाएगा, जिसमें अपने प्लूमूल और रेडिकल वगैरह हो, उसके बीज पत्तर वगैरह हो, तो वो सही शेप में हो। कहने का मतलब सही शेप में उसके सीडलिंग होनी चाहिए, उसको अपने नॉर्मल सीडलिंग। अब नॉर्मल सीडलिंग अलग अलग प्रकार, डैमेज सीडलिंग, कहीं से भी उसका पार्ट डैमेज है तो वो डैमेज सीडलिंग कहलाएगी। डीफॉर्म्ड यानी कि जो हालांकि अलग विकसित सीडलिंग होती है, इसमें कुछ पार्ट उसके विकसित नहीं होते हैं या बीज पत्तर वगैरह क्रैक होते हैं कुछ भी। डिकेड सीडलिंग वो होती है जो मतलब कुछ क्रैक वगैरह पाए जाते हैं जिसमें रोग वगैरह कारक कुछ लगे होते हैं, वो उसमें इस डिकेड सीडलिंग के अंदर आती है। डीफॉर्म्ड सीडलिंग यानी कि जो कि उसके कुछ पार्ट विकसित नहीं होते हैं या कुछ है ऐसे जैसे ग्लासी और वाटरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, मैं कांच जैसी कोई हल्की एकदम आर पार दिखाई दे जाए ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जो कि सीडलिंग आगे अपने पूरे प्लांट में डेवलप नहीं हो सकती है। हार्ड सीड वो होते हैं लेग्यूमिनेसी और मालवेसिकुल के कुछ सीड होते हैं जिनमें वाटर मतलब अंदर प्रवेश नहीं करता है, हार्ड सीड के अंदर में आते हैं, जो जर्मिनेशन काफ़ी समय तक नहीं होते हैं। फ्रेश अनजर्मिनेटेड सीड, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो मतलब वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन जर्मिनेशन उनमें नहीं होते, वो इसके अंदर में आते हैं। डेड सीड, और इसके अलावा जो भी सीड है जो बिल्कुल ख़त्म से हो जाते हैं वो डेड सीड के अंदर में आते हैं, जो बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं होते हैं। सीड विगर टेस्ट, विगर यानी कि ओज, सीड की ओज होती है जो उसकी जर्मिनेशन होने की जो उसकी कैपेसिटी होती है, उस आधार पर उसकी विगर को टेस्ट किया जाता है। इसके लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स हैं और मेजरमेंट ऑफ सीडलिंग ग्रोथ रेट। सीडलिंग की ग्रोथ रेट के अनुसार भी अपने इसका विगर को डिफाइन कर सकते हैं। पहला इसमें फिजिकल मेथड में सीड साइज, बड़े और अच्छे आकार के सीड जो साइज होते हैं जिनके सीड साइज अधिक होता है उनको ओजपूर्ण सीड माना जाता है। इसमें अपने क्या होते हैं 100 सीड का वेट ले लिया जाता है और उस हिसाब से उसके वेट को अकॉर्डिंग सीड का ओज को डिफाइन किया जाता है। सीड डेंसिटी, बीज घनत्व, बीज घनत्व, इसमें बीज घनत्व के अकॉर्डिंग है अच्छा बीज घनत्व वाले सीड को ओजपूर्ण बीज माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली मेजरिंग सिलेंडर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसमें जैसे अपने मिट्टी का तेल होता है उसको भरकर यहाँ जैसे यहाँ तक भर लिया, ये क्या है मेजरिंग सिलेंडर, इसमें अपने मिट्टी का तेल यहाँ तक अपने भर लिए, यहाँ पर इसको अपने नोट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर अपने जो सीड सैंपल है उसको उसके अंदर डाले जाते हैं, तो ये तेल जहाँ तक ऊपर उठेगा उसके सेकंड को अपने इस सेकंड को भी नोट कर लेते हैं, फर्स्ट को नोट कर लेते हैं। फिर अपने सेकंड में से फर्स्ट को घटाकर उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं और फिर बीज का भार बट्टा में आयतन के द्वारा अपने उसको डेंसिटी ज्ञात कर लेते हैं सीड की। तो सीड डेंसिटी जिनकी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उतनी ज़्यादा बीज को ओजपूर्ण माना जाता है। साउंडनेस ऑफ सीड, मतलब सीड के जो सुडोल और अच्छा आसान सीड देखने में अच्छा हो वो भी उसको ओजपूर्ण सीड माना जाता है। कुछ सीड होते हैं जैसे डैमेज, जैसे कोई पी मटर है जिसमें राउंड सीड होता है तो उसको अपने देखने से आसानी से ओजपूर्ण सीड को छांट सकते हैं, लेकिन कुछ सीड होते हैं जैसे डैमेज होते हैं एक साइड से या कुछ पिचके हुए सीड से होते हैं, उनको भी आप अलग कर सकते हैं। सीडलिंग ग्रोथ के अनुसार भी आप सीडलिंग ग्रोथ के आधार पर भी आप ओजपूर्ण सीड को डिफाइन कर सकते हैं। इनिशियल काउंट के अंदर क्या करते हैं अपने जैसे भी जो जर्मिनेशन जितनी ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ है उस पे अपने ओजपूर्ण सीड माना जाता है। स्पीड ऑफ जर्मिनेशन, किस स्पीड से सीड जर्मिनेट हो रहा है, जितनी ज़्यादा स्पीड से सीड जर्मिनेट हो रहा है वो ओजपूर्ण सीड होंगे, जो जितने ज़्यादा लेट होंगे वो उनमें ओज सीड कम, सीड विगर कम होगा।
सीडलिंग लेंथ होती है, जो सीडलिंग लेंथ होती है उसको भी इसमें मेजर किया जाता है, उस अकॉर्डिंग भी अपने सीड वीगर को डिफाइन करते हैं। सीडलिंग ग्रोथ रेट, सीडलिंग किस दर से बढ़ रही है, इसमें अलग अलग डिफरेंट डे की अपने सीडलिंग ग्रोथ रेट को मापा जाता है और उस हिसाब से इसकी सीड वीगर को डिफाइन किया जाता है। सीडलिंग ड्राई वेट के आधार पर भी अपने इसका पता लगा सकते हैं भी सीड वीगर है या नहीं है। अगला सीड हेल्थ टेस्ट। सीड हेल्थ टेस्ट, इसके भी अलग अलग मेथड है। सीड हेल्थ के अंदर अपने जो पैथोजेंस वगैरह इंसेक्ट्स होते हैं, इनके स्पोर्स वगैरह एग्स वगैरह उनको चेक किया जाता है ताकि वो आगे अपने जो अपने सीड सोइंग से उसको डैमेज ना करे। विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ड्राई सीड, कुछ सीडों का आप आसानी से परीक्षण द्वारा पता लगा सकते हैं इसमें फंगल स्पोर्स वगैरह है नहीं। जो ब्लैक मोल्ड वगैरह होती है करनाल बंट की, जो उसको आप आसानी से देख सकते हैं सीडों पर। टेस्टिंग आफ्टर सोकिंग द सीड, सीड को पानी में कुछ 24 घंटों के लिए भिगोकर भी आप उसको फंगल स्पोर्स वगैरह होते हैं जो आसानी से विजुअल हो जाते हैं। जैसे अपने वीट सीड को अन्य के सॉल्यूशन में भिगोने के बाद में जो अपने करनाल बंट के जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो आसानी से इसमें विजुअल हो जाते हैं। ब्लोटर मेथड है, एक अगार प्लेट मेथड है। ब्लोटर मेथड के अंदर क्या किया जाता है, एक ब्लोटर पेपर की 3 लेयर को लगाकर उसके अंदर सीड को, इसमें सीड को डालकर अपने सीड को रख के और उसको इंक्यूबेशन किया जाता है। उसको सही मीडियम, जो अपने फंगल स्पोर्स वगैरह होते हैं उनके लिए सही मीडियम उसको प्रदान की जाती है और उनकी ग्रोथ को अपने विजुअल उनके माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है भी सीड में हेल्थ कैसी, सीड में स्पोर्स वगैरह हैं या नहीं है। एगार प्लेट में भी इसमें जो फंगल ग्रोथ, जो फंगल स्पोर्स वगैरह होते हैं उनके लिए उनके जो अगर मीडियम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस पर वो जर्मिनेट हो जाए। इसमें सीड जर्मिनेशन को जहाँ तक होता है रोका जाता है और फंगल ग्रोथ को ही चेक किया जाता है। इसमें एगार प्लेट के अंदर एगार मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है और उस पर सीड को प्रेस करके इंक्यूबेशन, यानी जिसमें 20 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक का टेम्परेचर अपने मुँह में रखते हैं और टेस्ट किया जाता है उसके अंदर। तो ये अपना था सीड टेस्टिंग का लेक्चर। इसमें अंदर अपने डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट अपने इसके पढ़े हैं। अब अगला अपना होगा जिसमें सीड ट्रीटमेंट और पैकेजिंग वगैरह के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।